दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो हमने इससे जुड़े हुए बहुत सारे विषयों पे बात की है। आज मैं मेरे एक व्यूअर के डिमांड पे ट्विन फ्लेम जर्नी के चरणों से संबंधित वीडियो लेकर के आई हूँ कि कौन कौन से ऐसे चरण होते हैं जो इस यात्रा में रहते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले मैं एक बात करना चाहूँगी कि कभी-कभी वीडियोज़ में कोई ऐसे कमेंट कर देता है कि उसे ये बातें गलत लगती हैं, पर मुझे उनके कमेंट पढ़ कर के ऐसा लगा कि जैसे वो बहुत तकलीफ़ में हैं, कि उन्होंने अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देखी, जिसकी वजह से उन्होंने जो कुछ भी लिखा, तो उनके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि ईश्वर उनके तकलीफ़ को कम करें। अगर वो वीडियो तक आए हैं, तो उन्हें ज़रूर उनकी समस्याओं का समाधान मिलेगा, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के चरणों की। ट्विन फ्लेम जर्नी से जुड़ी जो बातें हैं, उसमें बहुत सारे चरण बताए जाते हैं। मतलब कोई कहता है कि 7 चरण हैं, कोई 8 चरण कहते हैं और कोई उससे ज़्यादा भी कहते हैं। लेकिन जो मुख्य चरण होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के, वो 7 चरण होते हैं। जैसे हमारे 7 चक्र जागृत होते हैं, वैसे ही हमारे इस यात्रा के चरण भी होते हैं। तो उसके अंदर कई भाग कर दिए जाते हैं। तो मुख्य जो 7 चरण हैं, उसमें पहला है पहचान और जागृति। पहचान और जागृति से मतलब ये है कि इस चरण में ट्विन अपने पार्टनर को पहचानता है, अपने दूसरे पार्ट को पहचानता है। मतलब कि वो अपनी लाइफ में व्यस्त हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपना ज़िंदगी जी रहे हैं, अचानक से उनके ट्विन उनके पास आ जाता है, तो इसका संकेत भी मिलने लगता है। उससे ऐसे लगने लगता है कि जैसे वो अपने ट्विन को, उसे पता नहीं है कि कौन है, लेकिन कुछ तो है उनके आसपास ऐसा, कोई तो है। कोई है जो उन्हें देख रहा है, कोई है, कुछ उसके आसपास है, मतलब किसी के होने की अनुभूति होती है। और उसके बाद वो जो ट्विन है उनके सामने आ रहा है, उनके जीवन में आ रहा है, तो वो उनको पहचान जाते हैं और धीरे-धीरे उनकी जागृति होने लगती है। मतलब उनके चक्र जागृत होने लगते हैं। भले ही आपको बाद में अपने चक्रों को फिर से जागृत करना पड़ता है, मतलब वो एक्टिव होने लगते हैं। जागृत तो आप जब ध्यान करेंगे, जब 7 चक्र्स पे काम करेंगे, तब आपके चक्र जागृत होंगे, लेकिन वो एक्टिव होने लगते हैं। कुछ आपके जीवन में परिवर्तन आने लगता है और परिवर्तन से जुड़ी बातें मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो पहले स्टेज में जो पहचान और जागृति का स्टेज है, यहाँ पर को आत्मा अपने ट्विन को पहचानती है और उनके शरीर में जो परिवर्तन होने लगते हैं, उसके ज़रिए उनकी जागृति होने लगती है। दूसरा स्टेज होता है परीक्षण का। परीक्षण का मतलब ये होता है कि आप अपने रिश्ते में आ गए हैं, आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये सवाल उठता है कि रिश्ते की वास्तविकता पे सवाल उठता है कि आखिर क्या है? क्या ये रिश्ता है? क्या इसका कोई भविष्य है या इसका कोई अस्तित्व है? क्यों ये रिश्ता है? क्योंकि कहीं न कहीं वो एक दूसरे को ट्रिगर करना शुरू कर देते हैं, तो उसकी वजह से रिश्ते में बहुत सारी खलबली सी भी मचने लगती है। उनका जो सीधा सरल सा जीवन चल रहा था, वो अचानक समुद्र के तूफ़ानों की तरह घिर सा गया है। तो यहाँ पर को परीक्षण होने लगता है। और इसके अलावा ये भी होता है कि मतलब रिश्ता तो है, सब है, लेकिन क्या इसके होने की आवश्यकता है? इस तरीके की बातें कहीं न कहीं इस रिश्ते के बीच में आने लगती है। अगला जो फ़ेज़ होता है, वो होता है संकट का। संकट से मतलब है कि उनके मन में भय और असुरक्षा की भावना जन्म लेने लगती है कि जब आप एक दूसरे से सेपरेशन की तरफ को जा रहे हैं, तो एक भय उत्पन्न होता है कि क्या ये रिश्ता रहेगा? क्या इसका कोई भविष्य है? या असुरक्षा की भावना, क्योंकि इस रिश्ते में बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने-अपने जीवन में कहीं न कहीं एग्ज़िस्ट करते हैं।
और ये रिश्ता एक अलग तरीके से उनके सामने आ जाता है, या कोई और इश्यूज़ इस रिश्ते में लोगों के बीच में आ जाते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो कोई दूसरे इश्यूज़ आ जाते हैं, तो उसकी वजह से कहीं न कहीं भय और असुरक्षा की भावना रहती है कि क्या ये रिश्ते का अस्तित्व है? क्या ये रिश्ता आगे भी चलेगा? ऐसा कुछ होगा? तो इस तरीके का इस रिश्ते में रहता है एक चरण, इसका संकट का भी रहता है। और इसके अलावा ये भी होता है कि जब आपका पार्टनर कहीं है और आप कहीं हैं, कहीं न कहीं कुछ ऐसे एहसास होते हैं जब आपको पता नहीं आप एक दूसरे के पास है, किसके जीवन में क्या घटित हो रहा है नहीं पता है, लेकिन कहीं न कहीं एक संकट की भावना से, एक असुरक्षा की भावना मन में अपने आप आने लगती है कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं है, कोई ऐसी बात तो नहीं है, इस तरीके की चीज़ें भी आने लगती हैं और रिश्ते से जुड़ी हुई जो असुरक्षा की भावना है वो भी आने लगती है। इसके बाद शुरू होता है रनर और चेज़र का फ़ेज़। क्योंकि सेपरेशन में आप चल रहे हैं, सेपरेशन में आप जैसे ही आ जाते हैं, तो सेपरेशन में आने के बाद एक जो है एक रनर के फ़ेज़ में रहता है और दूसरा चेज़र के फ़ेज़ में रहता है। कैसे? क्योंकि अभी तक आपने एक बहुत अच्छा-सा फ़ेज़ आपने एक दूसरे के साथ बिताया था, बिल्कुल परियों की सी कहानी का सा आपका फ़ेज़ बीत रहा था, आपको अपनी भौतिक दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं था। और अचानक से सेपरेशन हो गया। सेपरेशन हो गया तो फिर एक व्यक्ति रनर भाग रहा होता है और दूसरा उसे चेज़ कर रहा होता है, उसका पीछा कर रहा होता है। क्योंकि यहाँ जो रनर और चेज़र वाला जब फ़ेज़ आता है तो कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा कारण नहीं होता है। अचानक से सेपरेशन शुरू हो जाता है, किसी छोटी-सी बात को लेके हो जाता है, बिना किसी झगड़े के लेके हो जाता है, या कोई ऐसी छोटी-सी कोई घटना घटी और एक पार्टनर भाग गया। तो ये जो फ़ेज़ है ये चलने लगता है, तो ये एक फ़ेज़ रहता है जहाँ पर को वो अवेकिंग भी होती है, और ये फ़ेज़ अपने टाइम के हिसाब से अलग-अलग लोगों के जीवन में अलग-अलग स्थान रखता है कि किसे कितना लंबा सेपरेशन मिलेगा या कितना लंबा उनका अवेकिंग का टाइम है, ये तो ईश्वर पर निर्भर करता है। तो ये टाइमिंग के बारे में कैसे होगा? ये टाइमिंग कैसे कम या ज़्यादा कैसे होगा? जब अवेकिंग होने लगती है, मतलब एक पार्टनर जानने लगता है कि हाँ, वो इस जर्नी में है और उसके बाद वो अपने ऊपर काम करने लगता है, तो फिर नया फेज़ शुरू होता है जिसे कहा जाता है समर्पण। पूरी तरह ईश्वर को समर्पण, आपने सरेंडर कर देना है। तो क्योंकि उनमें से एक व्यक्ति जब वो उसका पीछा करते-करते थक जाता है, लेकिन वो कहीं न कहीं उसे अपने मन से भी नहीं निकाल पा रहा है, और उससे मिल भी नहीं सक रहा है और उससे जा भी नहीं सक रहा है, तो ऐसे में वो समर्पण कर देता है, वो ईश्वर को पूरी तरह समर्पित कर देता है कि ये रिश्ता आपने दिया है, आपने ही इससे जोड़ा है तो आप ही सँभालिए। तो कहीं न कहीं वो समर्पण जब होने लगता है, तो समर्पण जितना बेहतर होने लगता है और जितना आप अपने ऊपर काम करने लगते हैं, तो ये काम जब कंप्लीट होगा, जितना समय लगेगा, जितने समय लग कर के आपने अपने इस यात्रा को पूरा किया है, इस समर्पण वाले फ़ेज़ को पूरा किया है, तो फिर आपका होगा पुनर्मिलन। फिर से आप मिलेंगे और एक अच्छा फ़ेज़ शुरू होगा, क्योंकि पुनर्मिलन के फ़ेज़ में भी क्या है कि अगर आपके अंदर कोई कमियाँ रह गई हैं, तो वो फिर से बाहर निकलेंगी, और अगर फिर से नहीं रह गई हैं, मान लिया कि फ़ेमिनाइन एनर्जी बहुत अच्छा अपने ऊपर काम कर चुकी है, तो फिर पुनर्मिलन में के बाद क्या है कि पुनर्मिलन के बाद एक बड़ा सेपरेशन शुरू होना है, जिसमें मस्कुलाइन एनर्जी को अपने ऊपर काम करना है। तो पुनर्मिलन के बाद वो आपस में बातचीत करके एक मित्रतापूर्ण व्यवहार के साथ उसको इस यात्रा को आगे को कंटिन्यू करते हैं, और मस्कुलाइन एनर्जी अपने ऊपर काम करना शुरू करती है। मस्कुलाइन एनर्जी को भी अवेकिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो यहाँ पहुँचने के बाद वो भी जान चुकी होती है कि ये कोई साधारण कनेक्शन नहीं है, ये डिवाइन कनेक्शन है और इस पे उन्हें काम करना है। तो पुनर्मिलन के फ़ेज़ में वो अपने ऊपर काम करते हैं, जब दोनों का ही काम कंप्लीट हो जाता है, दोनों की ही अवेकिंग हो जाती है, तब आता है इसका 7वां स्टेज, जिसे मिलन कहा जाता है, जहाँ पर को वो
पूरी तरह से अब एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कोई एक बड़ी बात आती है। माना कि आप ने इस मिलन के फेज़ में आप पहुँच गए हैं, लेकिन सांसारिक जीवन में आप अपने-अपने जीवन से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर को क्या होगा? यहाँ पर को आप उनको छोड़ कर के या उस अपने सांसारिक जीवन की अपनी ज़िम्मेदारियों को त्याग करके आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि आप उन्हें कंप्लीट करके करेंगे, क्योंकि असल में जो वास्तविक मिलन का फेज़ है इस यात्रा में, वो 5D वर्ल्ड का है। 5D वर्ल्ड का मतलब है कि केवल आत्माओं को ही, जहाँ शरीर की कोई ज़रूरत है ही नहीं, वहाँ जाके मिलना है, परमात्मा के सामने मिलना है। तो ये एक जर्नी है जो आपको, आपकी जो सोल है उसको प्योर और पावरफुल सोल बनाती है, क्योंकि आप प्योरफुल सोल के रूप में आए तो हैं, उसके बाद आपको एक पावरफुल और एक बहुत ही अच्छी सोल बनाती है जिसे ईश्वर के नज़दीक जाना है। तो इसलिए ये यात्रा उन्हीं लोगों को मिलती है जिन्हें इस सोल विशेष रूप से ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो उम्मीद है आपको मेरे ये 7 फ़ेज़ेस पसंद आए होंगे। यदि आपको इससे भी और अधिक जानना है, इससे अंदर में डीप लेवल पे जा कर के इसके फ़ेज़ेस के बारे में जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं ज़रूर उससे जुड़ा हुआ वीडियो आपके पास लेकर के आऊँगी। और अपनी बातें, अपनी अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं सबके अनुभव पढ़ती हूँ, सबकी बातों का जवाब भी देती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।